नोटबंदी के बाद अपने रोजमर्रा के कामों में परेशान लोगों के बीच ये बहस छिड़ी थी कि सरकार ने काले धन के मामले में आम लोगों को तो ईमानदारी का जबरदस्त पाठ पढ़ा दिया, पर क्या खुद सरकार और सिस्टम चला रही पार्टियों के साथ ही तमाम दल खुद अपने चंदों के स्रोत को जनता के सामने उजागर करेंगे? क्या वो ये बताने की हिम्मत करेंगे कि उनका ये चंदा बिल्कुल सफेद है, किसी गरीब किसान की कीमत पर अपने चहेते पूंजीपतियों के हित में नियम कानून बनाने के लिए नहीं है, किसी काले धन को सफेद नहीं किया गया है? अब जाकर इस सार्वजनिक बहस के दबाव का कुछ असर दिखा है। हैरानी तब और ज्यादा बढ़ गई जब पिछले दिनों एक रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि सभी पार्टियां औसतन अपनी आय के 69% हिस्से का स्रोत नहीं बताती। चुनाव आयोग ने अब सरकार से सिफारिश की कि अब बजट में प्रावधान कर दिया, और इसके बाद ये बजट में प्रावधान कर दिया गया कि सभी दलों को आयकर रिटर्न भरना होगा और 2000 से ऊपर का चंदा कैश नहीं बल्कि बैंक के माध्यम से डिजिटली ही देना होगा। पहले ये सीमा 20,000 थी। तो क्या सिर्फ सीमा घटा देने भर से सियासत का होगा शुद्धिकरण? हम करेंगे इस पर चर्चा। दो 2017-18 के आम बजट में मोदी सरकार ने राजनीतिक भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए ये बड़ा कदम उठाया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ऐलान किया कि राजनीतिक दल 2000 रुपए से ज्यादा का चंदा अज्ञात सोर्स से नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा राजनीतिक दलों को वक्त पर अपना आयकर रिटर्न भी भरना होगा। हालांकि यहां ये बड़ा सवाल यह है कि क्या इन कदमों से पॉलिटिक्स में ब्लैक मनी की फंडिंग रुक जाएगी? अवस्था में काले धन के प्रवाह पर नियंत्रण संभव होगा। देश के आम बजट में पॉलिटिकल फंडिंग में ब्लैक मनी पर लगाम कसने के लिए जो प्रस्ताव रखा गया उससे पीएम मोदी गदगद नजर आए। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे में गड़बड़ियों पर करारा प्रहार करने वाले कई कड़े कदमों का ऐलान किया है। चुनाव आयोग की सिफारिश के आधार पर कोई भी राजनीतिक दल किसी भी स्रोत से 2000 रुपए से ज्यादा का चंदा कैश में नहीं ले पाएगा। राजनीतिक दल 2000 रुपए से ज्यादा का चंदा चेक या डिजिटल मोड से ही ले पाएंगे। राजनीतिक चंदा देने वालों के लिए बॉन्ड जारी किए जाएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट में सुधार किया जाएगा ताकि राजनीतिक चंदा देने वाले किसी भी ऑथराइज्ड बैंक से ही बॉन्ड खरीद सकते हैं। सभी राजनीतिक दलों को इनकम टैक्स एक्ट के तहत समय पर रिटर्न भरना होगा ताकि गड़बड़ियों की आशंका पूरी तरह से खत्म हो जाए। आज इस बजट के द्वारा यानी जो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम का साफ सफाई करना चाहिए था, उसके लिए भी एक अहम कदम उन्होंने उठाया है। डिफेंस स्पेंडिंग पे कहीं एक लफ्ज नहीं आए। कह रहे घर बना सकते हो, इंटरेस्ट हम कर रहे हैं, इनकम टैक्स का सीलिंग बढ़ा रहे हैं, फलाना ढिमकाना कर रहे हैं। यूपी के इलेक्शन में इनके हर पर आदमी 2000 रुपया चेक में दिया है या डिजिटल विड्रॉल करके दान दिया है। इलेक्शन कैसे लड़ रही है ये सरकार यूपी में और अलग इलाकों में, पहले वो समझाए। ये लोगों को गुमराह करने का तरीका है और ये सब जादूगरी करके 2 महीने में सबको पता चलेगी। ट्रांसफॉर्म, एनर्जाइज एंड क्लीन इंडिया। वित्त मंत्री ने भले ही पॉलिटिकल फंडिंग में ब्लैक मनी पर लगाम कसने का पूरा तंत्र खड़ा करने की कोशिश की हो, लेकिन अब तक के आंकड़े जो कहानी बयां करते हैं उससे इन दावों पर सवाल खड़े होते हैं कि राजनीति से काला धन साफ हो जाएगा। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक राजनीतिक दल 69% चंदे का सोर्स नहीं बताते। एडीआर के आंकड़ों के मुताबिक 2004-05 से 2014-15 के बीच राजनीतिक दल गैस सोर्स से केवल 16% चंदा जुटा पाए, जबकि राजनीतिक दलों ने अपनी संपत्तियों को बेचकर सदस्यता फीस जुटाकर या फिर बैंक के ब्याज से 15% आय मिलने का दावा किया। 2004-05 से 2014-15 के बीच देश में सभी राजनीतिक दलों ने कुल 11,367.34 करोड़ का चंदा मिलने का दावा किया है, लेकिन इस चंदे को 69% यानी 7,833 करोड़ रुपए के स्रोत की जानकारी राजनीतिक दलों ने नहीं दी। आयकर विभाग के नियम के मुताबिक राजनीतिक दलों को 20,000 से कम की चंदे की रकम का सोर्स बताना अनिवार्य नहीं है। मजेदार बात यह कि बीएसपी एकमात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसने अपने 100% चंदे को अज्ञात सोर्स से बताया। 11 सालों में कांग्रेस के मिले कुल चंदे का 83% यानी 3,323.39 करोड़ रुपए के सोर्स का पता नहीं है, जबकि इसी दौरान भाजपा को मिले 65% चंदे यानी 2,125.91 करोड़ का सोर्स अज्ञात रहा। समाजवादी पार्टी को 94% यानी 766.27 करोड़ मिले चंदे का सोर्स अज्ञात है, जबकि श्रोमणी अकाली दल को 86% यानी 88.06 करोड़ रुपए के चंदे का सोर्स का पता नहीं है।
हैरानी की बात यह कि 2004-5 से 2014-15 के बीच राष्ट्रीय दलों को मिलने वाले अज्ञात सोर्स से चंदे में 313% का जबरदस्त इजाफा हुआ है। इन आंकड़ों से साफ है कि हमाम में सब एक समान है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जिन कदमों का ऐलान अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में किया वो देखने सुनने में भले ही अच्छे लग रहे हों, लेकिन क्या इनसे राजनीति में भ्रष्टाचार रुक पाएगा? और इम्प्लीमेंटिंग ऑल दीज प्रपोजल्स। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ रविंद्र कुमार, इंडिया 24/7। तो इस कदम का हासिल क्या होगा, हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। लखनऊ से बीजेपी नेता हरीश चंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं और अर्थशास्त्री यशवीर त्यागी भी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे इस खास कार्यक्रम में। हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, ये बताइए कि आप तो भूरी भूरी प्रशंसा करेंगे, तारीफ करेंगे जमकर सरकार के इस कदम की, लेकिन आपको लगता है कि ये काफी है? 2000 तक चंदे का लिमिट कैश अगर कर दिया सरकार ने, जो पहले 20,000 था, तो ये काफी है? राजनीतिक फंडिंग जो गलत तरीकों से, गलत मीन से होती है, काले धन का आरोप लगता है, ऐसे आरोपों से उबरने के लिए राजनीति के शुद्धिकरण के लिए क्या ये काफी है? नहीं, एक अच्छी दिशा में उठाया गया बहुत सराहनीय कदम है। अगर आप स्मरण करें तो जो शीतकालीन जो सत्र था पार्लियामेंट का, उसमें जो सभी दलों की जो मीटिंग थी, उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहल की थी कि चुनाव सुधारों पर चर्चा होनी चाहिए जी। विपक्षी दलों के हटबाता के कारण शीतकालीन सत्र में चर्चाएं नहीं हो पाई, शीतकालीन सत्र नहीं चल पाया, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जैसी मंशा प्रारंभ से है कि वो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस रखना चाहते हैं, और जैसा कि प्रारंभ से ये कहा जाता रहा है कि जो राजनीति में जो राजनीतिक दलों को जो चंदा मिलता है ब्लैक मनी का, उसके कारण भ्रष्टाचार को संरक्षण मिलता है। अब उस दिशा में एक बहुत निर्णायक कदम उठाया है आदरणीय मोदी जी ने, और इस बजट के माध्यम से उन्होंने इसको बहुत प्रामाणिकता से तय किया है कि जब लोग 2000 से अधिक चंदा कैश नहीं ले सकेंगे और वो भी उनको बैंक के माध्यम से लेना है, तो राजनीतिक दलों में जो ये काले धन का प्रभाव था, जो काले धन की फंडिंग थी, ये रुकेगी। और जब ये रुकेगी तो जो ये भ्रष्टाचार से जो काला धन जुटा करके लोग राजनीति को और नीतियों को प्रभावित करना चाहते हैं, वो भी इसको नहीं कर पाएंगे, और एक स्वच्छ राजनीति की ये आप आशान्वित हैं कि इससे प्रभाव पड़ेगा। अर्थशास्त्री हैं यशवीर त्यागी, उनका रुख कर लेते हैं। यशवीर जी, क्या आपको लगता है कि 20,000 की लिमिट को 2,000 की लिमिट कर देने से फायदा इसका मिल पाएगा? आखिर इसका औचित्य क्या है? क्योंकि 2,000 की लिमिट को भी तो क्रॉस किया जा सकता है, उस पर भी राजनीतिक दल जो 20,000 से नीचे के चंदा नहीं बताते थे, वो बताएंगे अब कि 2,000 से नीचे के सारे चंदे हैं हमारे। कितना असर पड़ेगा इसका? हाँ, इसकी तो संभावना है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी एक नियम बनाया जा सकता है कि 2,000 तक का जो चंदा आप लेंगे उसकी अधिकतम सीमा क्या होगी। कि मान लीजिए आप 1 लाख तक का 2,000 के 50 का वो दिखा दें, 50,000 का दिखा दें जी, तो इस तरह की भी एक सीमा लगाई जानी चाहिए जिससे जो चंदे की रकम को 2,000 के डोनेशन में ज्यादा ना दिखा सके। और तो ये कदम तो अच्छा है, लेकिन इसके साथ साथ दूसरे कदम भी उठाने जरूरी हैं। कि जैसे एक बात चलती है कि जो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चुनाव के लिए चुनाव का खर्चा कुछ सरकार द्वारा वहन किया जा सकता है, जिससे उनको धन खर्च करने की बाध्यता कम हो जाए और काले धन का प्रयोग कम हो जाए चुनाव में। तो जरूर इससे धनबल के आधार पर जो उम्मीदवार चुनाव जीतना चाहते हैं और गलत पैसे के उपयोग से जीतना चाहते हैं, तो उसमें अवश्य कमी आएगी, अगर इसके साथ साथ दूसरे उपाय भी किए जाए कि राजनीतिक पार्टियों को अपना जो चंदे का हिसाब है वो स्वच्छ ढंग से इनकम टैक्स को देना चाहिए, और जो खर्चा करते हैं उसमें भी रोक लगनी चाहिए कि कैश से वो खर्चा कहां तक कर सकते हैं। जैसे अब लिमिट लगाई गई है कि 3 लाख से ऊपर कोई भी कैश ट्रांजैक्शन नहीं होगा, तो ये राजनीतिक दलों पर भी ये बाध्यता होनी चाहिए
या उनके अकाउंट में जैसे औरों के लिए जो बाध्यता है वो बाध्यताएं राजनीतिक दलों के लिए भी होनी चाहिए। तो अगर इस तरह के प्रयास किए जाएंगे तो जरूर है कि राजनीति हमारी साफ और स्वच्छ हो सकती है, और काले धन का जो असर है उसमें कमी आ सकती है। हरिश्चंद्र जी कदम है, वो बात कह रहे हैं, लेकिन केवल इस कदम से ही धन हम लौटते हैं फिर यशवीर जी आपके पास। नहीं जी, यशवीर त्यागी अर्थशास्त्री जो और भी बहुत सारे मेजर्स उठाने के लिए कह रहे हैं कि उसके साथ अगर इसे लागू किया जाए तभी जाकर ये प्रभावी होगा। सिर्फ और सिर्फ लिमिट कम कर देना या आयकर रिटर्न भरने के लिए नियम बना देना कि आपको आयकर रिटर्न भरना होगा तभी आपको आयकर की छूट मिल पाएगी, यही दो प्रोविजन है केवल इसमें, जिससे कि हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि राजनीतिक शुद्धिकरण होगा। लेकिन जो और उपाय हैं, जैसे खर्च जो राजनीतिक दलों को करना होता है चुनाव में, उसके लिए फंडिंग की अलग से भी व्यवस्था हो सके, इसके अलावा जो और मेजर्स उठाने चाहिए, क्या उस पर भी बात आगे बढ़ेगी? नहीं, बिल्कुल हमारे तो पार्टी की और माननीय प्रधानमंत्री जी की इसका कमिटमेंट है और उन्होंने इसकी पहल भी की। लेकिन क्योंकि लोकतंत्र में सभी दलों की राय का महत्व होता है, सभी दलों को एक उस पर सहमत होना होता है, इसलिए इस पहल का स्वागत करके अन्य दलों को राजनीति में ईमानदारी के साथ फंडिंग हो और उसमें काले धन के प्रभाव में जिस तरह से आज आप देखते हैं किस किस बैकग्राउंड के लोग जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं, तो इससे लोकतंत्र के ऊपर जो काले धन की छाया है ये कुहासा कटे, इस दिशा में जो हमारी सरकार ने कदम उठाया है, जो बजट में कदम उठाया गया, ये बहुत प्रशंसनीय है। और मुझे लगता है कि जो बात डॉक्टर यशवीर त्यागी साहब कह रहे हैं, निश्चित रूप से उस तरह के और मेजर्स उठाने पर भी सरकार विचार करेगी, लेकिन सभी दलों को इसमें एकमत होकर के आगे आना होगा। जी, प्रोफेसर यशवीर त्यागी, क्या आपको लगता है कि राजनीति में काला धन अगर रुकता है तो राजनीति का स्वरूप भी बहुत कुछ बदल जाएगा? एक तो जो भ्रष्टाचार की बातें आम हैं वो इससे अर्थतंत्र काफी मजबूत होगा। अगर भ्रष्टाचार की जड़ कहा जाता है कि पॉलिटिकल फंडिंग है, इससे आप कितने सहमत हैं? और क्या पॉलिटिकल फंडिंग पर इस तरह के रोक के बाद भ्रष्टाचार का जो असर हमारी अर्थव्यवस्था में कहा जाता है कि घुन की तरह वो खा रहा है और ऊपर से नीचे की तरफ आता है, शासन से प्रशासन, और उसके बाद हमारे गांव और शहरों तक ये पैठ इसने बना ली है, क्या ये सब रुक जाएगा? नहीं, देखिए बहुत सारे इसमें इश्यू इन्वॉल्व हैं कि केवल एक उपाय से कि ये मान लेना कि सारा काला धन का सृजन राजनीतिक गतिविधियों के कारण हो रहा है, ये भी सही नहीं है, या केवल राजनीतिज्ञ ही काले धन का सृजन कर रहे हैं और उपयोग कर रहे हैं। असल में देखिए जो समस्या है कि जब राजनीतिक पार्टियों को चंदा मिलता है, वो चाहे कॉन्ट्रैक्टर से मिले चाहे उद्योगपति से मिले, तो फिर उसकी एवजी वो चाहते हैं जब वो राजनीतिज्ञ जो है पावर में आ जाते हैं, जिसलिए राजनीतिज्ञों को कुछ गलत काम करने पड़ते हैं। तो इस तरह एक जो गलत नेक्सस बन जाता है कि भ्रष्ट राजनीतिज्ञ, भ्रष्ट अफसरशाह और भ्रष्ट उद्योगपति, तो ये जो एक नेक्सस बना हुआ दिखाई देता हमारी राजनीति में, इसको कमजोर किया जा सकता है, इसको तोड़ा जा सकता है अगर सरकार इस दिशा में और कठोर कदम उठाए। क्योंकि जो भ्रष्टाचार से उपजा हुआ धन है उसका उपयोग भी ज्यादातर गलत कामों में होता है। तो यही तो बात है प्रोफेसर साहब, यही तो बात है कि इसमें पारदर्शिता जो व्याख्या की जाती है, इसमें कहा जाता है कि ऊपर से नीचे की तरफ भ्रष्टाचार की गंगा प्रवाहित होती है, यानी ऊपरी सीमा अगर वहां पर रोक लगा दिया जाए तो इसका असर नीचे आते आते बहुत कुछ कम हो जाएगा। इसके बाद फिर हम दूसरे बदलावों की बात कर सकते हैं। जो हमारे राजनेता हैं हमारे साथ कई बार इस तरह के प्रयास हुए, चाहे जेपी के आंदोलन से लेकर संपूर्ण क्रांति से लेकर और अन्ना हजारे के आंदोलन तक, तो उन सब का भी असर हो सकता है। समाज से ही लोग आते हैं तो समाज में भी बदलाव की बातें हो सकती हैं। हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। एक छोटा सा यहां पर ब्रेक लेंगे, बजट इंडिया का में चर्चा जारी है। यूपी में अखिलेश और राजीव का साथ पसंद है। देखिए, जिनकी आंख खड़ी हो गई
वो साइकिल पर सवार हो गई। के मतलब पे आमेज होते हैं सियासत के कदम, तू नहीं समझेगा सियासत तो अभी इंसान है। प्रदेश की जरूरत, समय की मांग, भय मुक्त, अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण, सांप्रदायिक सौहार्द, कानून व्यवस्था और सुशासन दे सकती है केवल बहन जी, केवल बहन जी, केवल बहन जी, केवल बहन जी। उत्तर प्रदेश में सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय हेतु बीएसपी है एकमात्र विकल्प। बहन मायावती जी का साथ दें। हाथी चुनाव चिन्ह वाला बटन दबाकर उत्तर प्रदेश में बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएं। यार ये सब बैंक ऐसे क्यों होते हैं? मतलब इंटरेस्ट तो देते हैं, बस 100 शर्तें लगाते हैं। इतने पैसे रखे तो इतना इंटरेस्ट, उतने टाइम रखे तो उतना इंटरेस्ट, कभी कम इंटरेस्ट कभी ज्यादा इंटरेस्ट। क्या ऐसा बैंक नहीं हो सकता जहाँ डिपॉजिट चाहे 100 हो या 1 लाख, एक ही इंटरेस्ट हो, ज्यादा हो मतलब इंटरेस्ट जिस पे शर्तें लागू ना। अब 7.25% फ्लैट इंटरेस्ट, क्योंकि इंडिया में पहली बार एयरटेल पेमेंट्स बैंक है पर अलग है। Different is one of a kind, who refuses to fit into categories, who can never be like anyone else. He loves to experiment, a little bit too much indeed. It isn't understood by all. So what? Who is open-minded, pro-fun, pro-new, who can never follow, is born that way, to do its own thing. राज रतन डिटर्जेंट पाउडर एवं केक का एडवांस मल्टी एक्शन फॉर्मूला जो दे आपको चमचमाती सफेदी। नहीं जैसी राज रतन डिटर्जेंट पाउडर एवं केक। मुझे बवासीर है, इसके लिए वैद्य ऋषि का अर्शकल्प एक सेफ और क्लिनिकली टेस्टेड आयुर्वेदिक फॉर्मूला है। वैद्य ऋषि का अर्शकल्प, कॉल 011-2553-2553। जब बात हो कम कीमत में ज्यादा धुलाई की, तो मैं विश्वास करती हूँ सिर्फ विदिशा डिटर्जेंट पर। तो आप भी लाइए विदिशा डिटर्जेंट पाउडर व केक। विदिशा। पतंजलि पेश करता है नीम, एलोवेरा, हल्दी, चंदन, गुलाब इत्यादि जड़ी बूटियों से निर्मित बाथ सोप। इसमें जड़ी बूटियों के साथ 40% शुद्ध नारियल तेल व वनस्पति ऑयल्स का संतुलित मिश्रण है। इससे मिलती है आपकी त्वचा को कुदरती कोमलता एवं सुंदरता। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने भी कहा है कि इस बजट से सबको फायदा होगा, जिसका बीजेपी को चुनाव में भी लाभ मिलेगा। और ये बजट का लोकप्रियता देखते हुए जरूर बजट के कारण से लोगों में और भी पॉजिटिव मूड बनेगा देश भर में। उसमें देश में जहां चुनाव है वहां भी कुछ प्रभाव होगा, मगर वो इस बजट में कोई एक स्टेट के लिए स्टेट बेस माने स्टेट उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, ये तो पंजाब, स्टेट स्पेसिफिक कोई एलोकेशन नहीं है। किसान को फायदा होगा, ठीक है, वहां भी किसान है। गरीब को फायदा होगा, वहां गरीब है। पिछड़ा वर्गों के लिए फायदा होगा तो वहां पिछड़ा वर्ग है। तब करे क्या? देश चलाना है ना, चलना है ना। इसलिए बजट प्रपोजल आया, बजट प्रपोजल और बाय एंड लार्ज पीपल आर वेलकमिंग। उसको फायदा बीजेपी को होगा तो होगा। और हमारे साथ हैं हरीशचंद्र श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री यशवीर त्यागी। तो हरीशचंद्र जी, ये तो कह रहे हैं कि बीजेपी को लाभ मिलेगा, चुनाव में भी लाभ मिलेगा, और इसके लिए तमाम राजनीतिक दलों ने ये कवायद की थी, विरोध किया था कि चुनाव के समय में इस तरह से बजट न लाया जाए। लेकिन अब तो ताल ठोक के कह रहे हैं कि इसका लाभ मिलेगा बीजेपी को। नहीं,
देखिए, उसको आदरणीय वेंकैया जी ने जो बात कही जी, उसकी अन्यथा व्याख्या नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने जो बात कही कि जो बजट के जो प्रस्ताव हैं उसमें गरीबों को, किसानों को, महिलाओं को, युवाओं के, उद्यमियों के लिए, सबके लिए राहत कहा कि चुनाव में तो इसका फायदा होगा बीजेपी को, प्रावधान, यानी एक तरह से वो मतदाताओं को भी ये कह रहे हैं कि हाँ आप देखिए हमने आपके लिए क्या किया है और आप इसका फायदा पहुंचाइए बीजेपी को। नहीं, इस तरह से नहीं, उनकी बात को ट्विस्ट करके नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने सीधे तौर पे ये कहा कि सभी वर्गों के लिए लाभकारी है बजट, सभी वर्गों को के विकास के लिए और उनकी समृद्धि के लिए बजट है जो बजट में प्राविधान है। तो लोगों को लाभ मिलेगा, तो जो सरकार जो काम कर रही है तो लोगों में प्रसन्नता होती है, तो उस सरकार के साथ लोग खड़े होते हैं। अच्छा, चलिए, लोगों की चिंता करने वाली राजनीतिक पार्टियां अपराधीकरण के मुद्दे पर, काले धन के मुद्दे पर, सियासी सामाजिक शुद्धिकरण की जब बातें हुई, कई सारे आंदोलन हुए, जेपी के आंदोलन से लेकर, जेपी मूवमेंट में संपूर्ण आंदोलन से लेकर अभी अन्ना हजारे के आंदोलन तक, लेकिन तमाम आंदोलनों में जो नेता मुखर होते हैं भ्रष्टाचार को लेकर, काले धन को लेकर, अपराधीकरण को लेकर, सियासी अपराधीकरण को लेकर, बाद में उन्हीं लोगों पर कई सारे आरोप लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? जनता क्यों छली जाती है? हरिश्चंद्र जी, देखिए, पहली बार आदरणीय मोदी, पहली बार क्या कहेंगे, सरकार जब भारतीय जनता पार्टी जब आई तब उसने ये प्रयास किया, आदरणीय अटल जी की सरकार हो या जो विभिन्न प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हो, कि हम जनता को सुशासन में और विकास दें, और उस दिशा में बहुत मजबूती से कदम भी उठाए गए जी। उसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। आप देखेंगे, चाहे जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां के आप विकास दर को देखें, चाहे कृषि विकास दर को देखें, चाहे जीडीपी ग्रोथ को देखें, तो ये परिणाम इसलिए है कि एक पारदर्शी शासन देने की जो तो आप ये माने हरिश्चंद्र जी, ये माने कि अब सूचना के अधिकार के दायरे में राजनीतिक दलों को लाया जाएगा, बीजेपी इसके लिए तैयार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए तैयार हैं या हो रहे हैं, उसी रास्ते पर चल रहे हैं, ये माना जाए हरिश्चंद्र जी? देखिए, ये नीतिगत विषय है, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक पारदर्शी शासन व्यवस्था राज्यों में दी है और केंद्र में भी दिया है। जिस तरह से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, जो गरीबों के हित के लिए काम कर रही है, चाहे वो मुद्रा बैंक योजना के माध्यम से लोगों को रोजगार देने की बात हो, चाहे उज्ज्वला योजना के माध्यम से फ्री मुफ्त गैस कनेक्शन गरीबों को देने की बात हो, या देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए मुद्रा जनधन योजना हो जी, स्वच्छता अभियान हो, तो अनेक योजनाएं, चाहे किसानों के लिए उन्होंने योजनाएं लाई, चाहे शिक्षित बेरोजगारों के लिए कौशल विकास की योजना लाई। जिस तरह से आदरणीय मोदी जी की सरकार काम कर रही है और उससे लोगों में एक भरोसा बना है, यानी आप भी आशान्वित हैं कि आगे चलकर इस दिशा में और जो भी प्रयास किए जाने होंगे, जरूरी होंगे, उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाएगा। प्रोफेसर यशवीर त्यागी, ये बताइए कि जो राष्ट्रीय दल है या क्षेत्रीय दल हैं, उनमें बड़ा अंतर दिख रहा है। एडीआर की जो रिपोर्ट आई उसमें बीएसपी 100% अपनी आय का स्रोत नहीं बताती, वो कहती है कि 20,000 से नीचे है। तो अब 2,000 की लिमिट जब हो गई है एक स्रोत से कैश पैसे लेने की, जिसके बारे में आपको बताया जाना जरूरी नहीं है, तो वो लिमिट कहेगी कि सारे लोगों ने हमें 2,000 से कम के चंदे दिए हैं। बीएसपी जैसे दल, एसपी में भी 94% ऐसी ही आय है, और जबकि राष्ट्रीय दलों में ये प्रतिशत कम है। इसे आप किस तरह से देखते हैं? हाँ, ओके। राष्ट्रीय दलों में करीब 69% है कांग्रेस और बीजेपी में जी। बहुत कम तो उनके यहाँ भी नहीं है। असल में वास्तविकता ये है, जो बड़े उद्योगपति है देश के, वो बड़ी बड़ी पार्टियों को चंदा देते हैं ट्रस्ट बनाकर जी, लेकिन जो दूसरी पार्टीज हैं, कुछ उनकी अपनी कारण है और दूसरे उद्योगपतियों से शायद उनको उतना चंदा न मिल पाता हो, क्योंकि जो राष्ट्रीय पार्टी है जो कई प्रदेशों में सत्ता में है, उन्हीं को चंदा मिलने की ज्यादा संभावना रहती है। तो जो संभावना हमने सवाल इसलिए पूछा था 2,000 कि क्या आपको लगता है कि बीएसपी ऐसी पार्टियां या दूसरी और भी कोई पार्टी जो इसका बेजा फायदा उठाना चाहे या इसमें भी बच निकलने के लिए रास्ता निकाल ले, वो बच ही निकलेंगी या फिर घिरेंगी?
2000 के लिमिट में भी वो कहीं न कहीं घिरेंगी, या सरकार को मजबूरन फिर और सारे प्रावधान करने होंगे? उसमें उसके साथ साथ जी हाँ और प्रावधान करने होंगे कि 2-2 का चंदा वो कितना ले सकते हैं, उसकी सीमा एक निर्धारित होनी चाहिए। जैसे अभी लोगों की नोटबंदी में कहा कि आप चाहे कई बार जमा करें लेकिन 2 लाख से जमा होगा, 2.5 लाख से जमा होगा तो उसकी पूछताछ होगी। तो ऐसी कोई लिमिट जो है, पार्टी का जो प्रभाव है, उसके कितने एमएलए हैं, एमपीज हैं, कितनी उसकी सदस्य संख्या है, इसको देखते हुए एक सीमा निश्चित की जा सकती है। ठीक है, और भी बहुत सारे काम इसमें आगे किए जाने होंगे और तभी जाकर सियासी शुद्धिकरण का जो हमारा मकसद है वो पूरा हो पाएगा, आपका ये कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए हरीश चंद्र श्रीवास्तव, बीजेपी के नेता, और अर्थशास्त्री यशवीर त्यागी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो